हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों आज बट्टा का चौथा दिन है। इसके पहले हम 3 वीडियो में आपको बट्टा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी, जैसे समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन पर आधारित प्रश्न, इसके पहले जितने भी बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। वीडियो अगर जो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। लाभ हानि भी हम पढ़ा चुके हैं, लाभ हानि, परसेंटेज, कार्य और समय का वीडियो आप देख सकते हैं। और YouTube पर आप K.N सर सर्च करके हमारा सारा वीडियो आप देख सकते हैं, या आप कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैन सर के डालकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिएगा आज बट्टा में हम पढ़ाएंगे आपको विविध प्रश्न, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो आज हम इसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इसमें देखिएगा पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक व्यापारी जो है 12% छूट फुटकर व्यापारी को देता है, फिर फुटकर व्यापारी 8% छूट देकर ग्राहक को देता है। और देखिए यह दोनों लोग क्या है, मतलब यह दोनों जो छूट मिल रहा है उस ग्राहक को, मतलब दोनों जो छूट हो रहा है वह वस्तु पर छपे मूल्य पर है। देखिए सबसे यहाँ पॉइंट वाली बात है कि यह दोनों छूट एक ही मूल्य पर दिया जा रहा है, मतलब छूट जो है वस्तु पर छपे मूल्य पर ही दिया जा रहा है। यह दोनों छूट उसी पर दिया गया, मतलब आप ऐसे समझिए, देखिए वस्तु का एमपी, ये तो वस्तु का एमपी मान लो 100 रुपये। तो देखिए 12% छूट लेकर फुटकर खरीदा, फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी का सीपी तो क्या हो जाएगा 88 रुपये, ये हो गया। ग्राहक का क्या होगा सीपी, ग्राहक का सीपी, तो ग्राहक का सीपी क्या हो जाएगा, देखिएगा ये तो ग्राहक का सीपी, ग्राहक को कितना परसेंट डिस्काउंट पर बेचा है 8% पर, तो ग्राहक ने उसको कितना रुपए में प्राप्त किया 3680 में। तो ग्राहक का जो सीपी है 3680 है। और देखिए ये जो इसका सीपी है, लेकिन वो जो वस्तु का एमपी है कितना है 100 रुपये। इसी 100 रुपये पर वो 8% छोड़ कर दिया कितना आपका 3680 रुपये, मतलब ये 92% की वैल्यू है। क्लियर हुआ ना, मतलब चाहे वो व्यापारी हो या फुटकर व्यापारी हो, दोनों एक ही दाम पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ये चीज़ आपको समझना है। मेन पॉइंट क्या है कि जो फुटकर व्यापारी है और जो व्यापारी है दोनों एक ही कीमत पर छूट दे रहे हैं, मतलब 100 रुपया है तो 100 रुपये पे ये 12% छूट कर इसको बेचा, और फुटकर व्यापारी भी 100 रुपया पे छूट देकर ग्राहक को बेचा। तो 100 रुपये पर छूट दिया होगा तो 8% का डिस्काउंट दिया, यानी 92% बेचा, और 92% बेचा तो ग्राहक कितने में खरीदा 3680, तो 92% की वैल्यू हो गई। देखिए यहाँ 1% की वैल्यू आप निकालेंगे, 92 से काटेंगे 40 बार में कट गया, तो 1% की वैल्यू हो गई कितनी 40, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 40, यानी 4000, ये हो गया। तो यहाँ से यानी वस्तु का जो एमपी आ गया वो कितना आ गया 4000, तो ग्राहक को ये कितने में मिला है 3680 में, और वस्तु का एमपी 4000 है। और फुटकर व्यापारी को पूछ रहा है, तो फुटकर व्यापारी को मिला है 88%, तो क्या करेंगे इसका आप 88% निकाल लीजिए, ये हो गया। दोनों जीरो आप काट दीजिए, 4 8 32 का कितना हो गया 2, और फिर बचा 3, 4 8 32, 3 कितना हो गया 35, तो ये 3520 रुपया फुटकर व्यापारी का सीपी आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्यापारी को 10% का लाभ हुआ। यहाँ ये भरमाने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं, विविध प्रश्न इसी टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे दिए गए उसमें पॉइंट जो आपको थोड़ा सा भरम उत्पन्न करे या उसको भी आप इस्तेमाल करने लगे, तो यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो पूछा है केवल फुटकर व्यापारी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा है। और देखिए सबसे पॉइंट आप ये याद रखिएगा, यहाँ जो दिया है कि दोनों छूट वस्तु पर छपे मूल्य दर पर ही है, तो अगर जो वस्तु का एमपी छपा मूल्य 100 रुपया है तो फुटकर खरीदा 88% पे, और फिर फुटकर व्यापारी क्या करिएगा उसी 100 पर 8% देकर
3,680 रुपये में उसको बेच दिया। तो अब ये 92% में ग्राहक को मिल गया, तो 92% की वैल्यू 3,680 है, 1% की वैल्यू 40। यहाँ देखिए 92 करने 92 चौके हो जाएगा 368, एक जीरो बच गया, तो 100% की वैल्यू 4,000। इसका मतलब वस्तु का जो एमपी था वो 4,000 और फुटकर को व्यापारी को ये मिला 88% यानी 3,520 रुपया। इस तरह से इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य 1,056 रुपये हो जाता है। देखिएगा फिर लिखा है कि यदि विक्रेता वस्तु को बिना छूट दिए बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा बेस तैयार है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देखिएगा चंद समय में आप इसको लगा सकते हैं। देखिए लिखा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है और लिख रहा है कि यदि वह छूट ना दिया होता। देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि यदि वह छूट ना दिया होता, इसका अर्थ हो गया कि यदि वह छूट ना देगा। दोस्तों आपको बताएं जितना बेसिक चीज़ें बताई है उसको आप तैयार रखिए, वीडियो आप देखिए पूरा, जितना हम 3 लेक्चर पढ़ा दिए लाभ इसमें बट्टा में, अगर जो आप देख लेते तो गारंटी है कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। एक बार आप ज़रूर देखिए उसको, तब आपको पता चलेगा कि बट्टा होता क्या है। देखिएगा कितने आसान तरीक़ों से उसमें बताया गया है, कुछ आसान नियम भी बताए गए हैं और बट्टा समझाया भी गया है। जब आप बेस क्लियर होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि वह छूट ना दिया होता, समझ में आ रहा है कि छूट ना दिया होता, इसका मतलब हो गया कि जब छूट नहीं देगा तो इसका मतलब जो वस्तु का प्रिंटेड रेट है, मतलब जो उसका लिस्टेड प्राइस है उसी पर वो सेल करेगा। मतलब यहाँ जो आपका एमपी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो सेलिंग प्राइस के बराबर। ये बिना छूट का बेचता है, सबको क्लियर हुआ दोस्तों, बिना छूट का। तो जब बिना छूट का बेचेगा तो देखिएगा अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर हो जा रहा है। अब देखिए बात यहाँ आ गई कि उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% जब प्रॉफिट हुआ तो हमेशा वो क्रय मूल्य से ही तुलना करता है, ना कि आपका विक्रय मूल्य से तुलना करता है। अब देखिए छूट दिया कितने का, 12% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 1,056। अब आप एक चीज़ें याद रखिए, जब भी हम आपको बताते हैं कि लाभ हानि या बट्टा समझाते हैं, हम कहें कुछ चीज़ें आप एकदम दिमाग में उसको सेटअप रखिए, एकदम उसको बना कर चलिए कि आए तो उसको ऐसे प्रश्न आए तो उसमें क्या करना और क्या निकल जाता है। देखिएगा अगर जो 1,056 रुपया दिया है, आप हम बताए स्टार्टिंग में बताए थे कि 2 बातें लाभ हानि में याद रखिए, बट्टा में भी बताए कुछ चीज़ें आप याद रखिए, 2-3 चीज़ें, कभी भी बट्टा गलत ही नहीं होगा। देखिए जब लिख दिया 1,056 रुपये, 12% का छूट दिया है, तो कभी भी डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य पर होता है, और अगर जो आप विक्रय मूल्य को उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से सब्ट्रैक्ट करके तो वो अंकित मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा अगर जो इसको हम डिवाइड करते हैं 88% से, क्योंकि 12% का छूट दिया, तो विक्रय मूल्य में 100 माइनस डी कर दीजिएगा, छूट से भाग करेंगे तो ये परिवर्तित किस में हो जाता है, पूरा अंकित मूल्य में। किस में परिवर्तित हो जाता है, अंकित मूल्य में। और कह रहा है कि अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, क्योंकि बिना छूट का बेचेगा, तो बिना जब छूट का बेचेगा तो आपका अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। क्लियर हुआ दोस्तों, एक एक पॉइंट आप समझिए, प्रश्न में कोई दम नहीं है, एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। बस एक एक चीज़ आप एकदम याद रखिए, हम बताए हैं कैसे, पिछले वीडियो में आप जाइए देखिए और उसको आप याद रखिए। कैसे चीज़ों को याद रखना है, वो चीज़ें हमेशा एकदम 2-3 बार उसको लगाइए, उसको एकदम दिमाग में रटिए, उसको याद रखिए। देखिए जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कैसे सफल होंगे। मेहनत करिए, प्रश्न अपने आप लगना आसान हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रश्न रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप 5 घंटा 4 घंटा मैथ को सॉल्व करिए, देखिए टाइम दीजिए, आपको खुद लगने लगेगा कि मैथ में कोई दम नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, जितना कठिन लगता है उतना ही आसान है, बस आप इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिएगा जब 1,056 रुपये है, आप 88% से भाग कर दिए, ये अंकित मूल्य में परिवर्तित हो गया। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि ये विक्रय मूल्य में है, क्योंकि अब इस पर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, क्योंकि जब कह रहा बिना छूट का बेचे मतलब अंकित मूल्य पर बेचेगा। क्लियर हुआ, क्योंकि बिना छूट का बेचेगा तो जो उस पर लिस्टेड प्राइस है उसी पर वो बेचेगा।
तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो आपको पता चल गया कि ये उसका जब अंकित मूल्य है और यही अब उसका सेलिंग प्राइस बन गया। ये तो पहले का सेलिंग प्राइस, देखिए दो सेलिंग प्राइस हो रहा है, एक पहला सेलिंग प्राइस जब डिस्काउंट दे रहा था और एक जब बिना छूट का बेच रहा तब का ये सेलिंग प्राइस है। ये बिना छूट का सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर हो रहा है। अब जब आपको पता है कि जब लाभ और हानि होता है तो सेलिंग प्राइस होता है तो हमेशा उसको डिवाइड करते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होगा। हम आपको बताएं कि दो बातें, ये दूसरी बात है कि जब आपका विक्रय मूल्य दिया है, यही दूसरी बात है लाभ हानि में हम बताए थे आपको, जब विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य में लाभ हानि परसेंटेज से डिवाइड कर दिया 100 से तुलना करके, ये आप मत भूलिएगा। लाभ हो तो 100 में जोड़िएगा, हानि हो तो 100 में क्या करिए, घटा दीजिएगा। देखिए 1056 रुपये 88% से डिवाइड कर दिए, ये आपका एमपी में बदल गया, एमपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। और सेलिंग प्राइस जब दिया हो तो लाभ हानि परसेंटेज से भाग करेंगे तो सीपी में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/120% से भाग करिए। देखिए दोनों जगह प्रतिशत है, दोनों 100 ऊपर, परसेंटेज आप हटाते हैं, सबको पता है कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिएगा 1056/88 और ऊपर चला जाएगा 100, यहाँ इंटू 100/120, ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 88 बरहम होता है 1056 सॉरी, और ये 12 से 12 खत्म हो गया, कितना आ गया 1000। देखिएगा यहाँ आप कितना आसानी से इसको आप निकाल लिए कि उसका सीपी क्या होगा। देखिए जब आप चीज़ों को समझेंगे कि क्या करने से क्या निकलता है, आप इसको एकदम दिमाग में याद रखिए, तो शायद ही आपको कभी सोचना है कि ट्रिक लगाएं क्या लगाएं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना आसानी से इसको आप सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व करिए। प्रीवियस पेपर जिस भी लेवल की आप तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपीपी, एसआई या बिहार, जो भी जिस भी लेवल का आप तैयारी करते हैं उसका प्रैक्टिस सेट देखिएगा, उठा कर उसको प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आपको आसान लगेगा जब चीज़ों को समझे रहेंगे। देखिए कितना आसानी से इसको आप सॉल्व कर लिए। करना क्या है, जो हम आपको बताएं वो चीज़ें याद रखिए, बस रखिए, सलूशन आपका आ जाएगा तुरंत। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है कि खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से 59 वस्तुओं को खरीदता है, जबकि 50 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर ही मूल्य चुकाता है। खुदरा विक्रेता प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एकदम आसान प्रश्न है, आप इसको तुरंत लगा सकते हैं, बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं, बस आप चीज़ों को समझिए। देखिए क्या लिखा है, 59 वस्तुएं खरीदता। मान लीजिए अगर जो एक वस्तु की कीमत 1 रुपये होती तो उसने 50 वस्तु का ही दाम पेमेंट किया है, मतलब उसने 50 रुपया देकर कितना वस्तु खरीदा, 59 वस्तु खरीदता है। अब 59 वस्तु को यहाँ लिख दिया। देखिए अब खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को छूट नहीं दे रहा है, वो 50 रुपया में 59 वस्तुएं खरीद कर लाया, लेकिन वो 59 वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचता है। तो 1 रुपये का अगर जो वस्तु है तो उसने 59 रुपये में बेचा और ख़रीदा था कितने में, 50 रुपये में, तो यानी 9 वस्तु की कीमत के बराबर उसने लाभ कमाता है। देखिएगा आसान सा इसमें आप लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं आपको सोचना है। देखिए जब आपका 59 वस्तु की कीमत है, 59 वस्तु का जो कीमत है वो किसके बराबर है, बोलिए, कीमत जो है वो आपका 50 वस्तु के कीमत के बराबर है। मतलब वो क्या किया कि 59 वस्तु को कीमत वो 50 वस्तु की कीमत को देकर वो चलाया और वो 59 वस्तु प्राप्त किया, मतलब 59 वस्तु खरीदा 50 रुपया देकर, ऐसे समझिए। और वह अब जो 59 वस्तु का 1-1 रुपया अगर जो दाम रखा गया है तो 59 वस्तुओं को 59 रुपये में बेचा। देखिए यहाँ लिख रहा है कि खुदरा विक्रेता प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता। अगर जो एक वस्तु की कीमत 1 रुपया होती तो 59 रुपया होता, ये क्लियर हुआ। तो अब वो बेचता कितना, तो 59 रुपया विक्रय मूल्य हो गया उसका, अर्थात सेलिंग प्राइस आप समझिए, और सीपी क्या हो गया 50 रुपया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 9 रुपये का। क्लियर हुआ। तो 9 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया और 50 ही रुपये का वो वस्तु का दाम खरीद कर लाया था,
तो 50 से भाग कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 18% का लाभ कमाएगा। देखिएगा एकदम आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं आपको सोचना है, तुरंत आप इसको लगा सकते हैं। बस आपको चीज़ों को समझिए, दिया क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है और वह पूछ क्या रहा है। देखिए यही मेन चीज़ है कि प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा। आप भी सोचिए कि कोई वस्तु आप मान लीजिए दुकानदार हैं, सोच लीजिए 59 वस्तु आप गए खरीदने और 59 वस्तु आपको मिल गया और आप उसको 50 ही रुपया में दिए, तो 50 रुपया दिए मतलब हुआ, अगर जो एक वस्तु की कीमत 1 रुपये होती तो आप समझिए कि 59 वस्तु खरीद कर लाएँ, 59 देना था लेकिन आप 50 दिए, 9 वस्तु आपको एक्स्ट्रा मिला। अब आप क्या किए कि जो खुदरा विक्रेता है वो सबको 1-1 रुपये में बेचता गया, तो 59 रुपये में बेचा और कितने में लाया था, 50 रुपये में लाया था, तो 9 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो 9/50 × 100 यानी 18% का लाभ हुआ। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न यह है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपया बढ़ाकर अंकित करता है। दुकानदार 12.25% का छूट देता है तो उसे देता है और 17% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिएगा इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। कह रहा कि एक वस्तु जो है, यानी एक विक्रेता किसी वस्तु का समझिए अंकित मूल्य 600 रुपया बढ़ा देता है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 600 रुपया बढ़ाकर अंकित करता है। तो 100 मानेंगे तो 600 तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, वहाँ से ये भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो लिख रहा है कि 12.5 यानी 12 सही 2/5% का छूट देता है तो 17% का लाभ कमाता है। ये आपका हो गया, तो लाभ कमाया 17% का और आपका छूट दिया 12 सही 2/5% का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को कैसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले ना तो आपका अंकित मूल्य पता है, ना तो आपका क्रय मूल्य पता है, ना तो आपका विक्रय मूल्य पता है, इसमें कुछ नहीं दिया है। दिया क्या है, केवल आपका ये 600। पहला तरीका आप देखिए, अगर जो आपको बेस तैयार है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आपको बताएं जहां 100x दिक्कत करता है, हम परसेंटेज में बता चुके हैं, वहां दोनों का कम्बो यूज करिए, 100x आप यूज करिए। तो देखिए पहला तरीका आप देखिए, CP कितना हो गया, अभी हम इसको और छोटा आपको बता दे रहे हैं। देखिए CP कितना हो गया, 100x कर लीजिए, तो MP क्या हो गया। अब यहाँ से आप जोड़ सकते हैं 100x और प्लस क्या हो गया 600। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका MP, ये हो गया आपका CP। CP पे प्रॉफिट ले रहा है, MP पे छूट ले रहा। आप याद रखिए वो पुरानी चीज़ें जब हम आपको सबसे पहले बताए थे कि कैसे वो आप निकालता है कि CP हो गया 100 और MP हो गया 100x + 600। तो जब हम आपको एक फार्मूला बताएं, CP और MP में रिलेशन याद होना चाहिए। इसका अगर जो 17% निकालते हैं यानी 117 और इसका डिस्काउंट निकालते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसका छूट 100 माइनस छूट करके निकालेंगे तो भी वही विक्रय मूल्य आएगा और इसका 117% निकालेंगे तो भी वही विक्रय मूल्य। अब देखिए जब 100x का 117% सेलिंग प्राइस हो गया और MP का 100x + 600 और गुणे, देखिए 12 आप यहाँ बता दिया आपको 12.25% को आप भिन्न में बदलेंगे, 49/400, तो यानी 49/400 का डिस्काउंट दे रहा है। तो 400 में देखिएगा इतने की वैल्यू होती है इतना, तो 49 में अगर जो 400 में 49 रुपया छोड़ रहा है तो आपको मिलेगा क्या 351/400, यानी 351/400 उसका मूल्य निकालेंगे तो वो बदल जाएगा विक्रय मूल्य। इतना तो डिस्काउंट दिया 100 से, जैसे अब इसको आप पर भिन्न में बदल लीजिए तो 49/400 इसका भिन्न होगा और 400 में 49 रुपया छोड़ा, ये समझिए अंकित मूल्य है, और इसमें इतना छोड़ दिया तो बेचा कितने का 351/400, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 117 तिया कर दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, 400 को इधर भेजिएगा तो क्या हो गया 400x बराबर, इसको आप गुणा करिए तो ये हो जाएगा 300x और प्लस 1800। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 100x और बराबर क्या हो जाएगा 1800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा x की वैल्यू क्या हो गई 18। तो CP क्या मानकर चल रहे थे 100x, तो ये हो जाएगा आपका 1800।
तो यहाँ से आसानी से आप सीपी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आपका बेस था, क्लियर हुआ। एक बार और समझा देते हैं, बेस क्लियर होगा तो आपको ट्रिक भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100x है, क्लियर हुआ। एमपी कितना है 100x प्लस 600। एमपी पे डिस्काउंट दे रहा था 12.25 का, 100 से घटाएंगे वहाँ थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इसको हम क्या किए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। आपको हम पहले बता चुके हैं, कभी भी कोई भी प्रतिशत अगर जो भिन्न में दिया है, मतलब 12.5, 37.5 इस टाइप का कुछ भी दिया है, तो आपको करना क्या होगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, भिन्न में कर परिवर्तित। देखिए कई बच्चे इसको भिन्न में भी नहीं बदल पाते, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। देखिए ये लिखेंगे 12.25 और प्रतिशत लगा बटे 100 करिए, दशमलव काटेंगे फिर एक 2 जीरो लगा, इसको काटिएगा 25 से तो 49 बार में कटेगा, ये 4 बार में कट गया। देखिए 49 बटे 400 आपका फ्रैक्शन हो गया। तो 400 रुपये में 49 रुपया छोड़ रहा है, तो बेचेगा कितने में, क्लियर हुआ, बेचेगा कितने में 351 बटे 400। तो ये आपका अंकित मूल्य है। 351 बटे 400 निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। 100 रुपये का 117% निकाले तो भी विक्रय आएगा। दोनों आप बराबर कर लीजिए, आसानी से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखिएगा इस तरह से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। आइए इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, बिना 100x माने ही हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। छोटे तरीके से आपको इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, मतलब आपको इसको कम समय में सॉल्व करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। देखिएगा करना क्या है, पहले आप जो दिया है 12.25% का फ्रैक्शन लिख लीजिएगा, तो 49 बटे क्या हो गया 400, और 17% का जो भिन्न होता है वो होता है 17 बटे 100। क्लियर हुआ। तो अगर जो आपको एमपी का क्लियर हो रहा, देखिएगा बेस आपको इसके पहले वीडियो देख लीजिएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए क्या दिया है 49 बटे 400, 400 में 49 रुपया छोड़ेगा, 351 रुपये में वो बेचेगा, यानी 351 बटा 400। तो एमपी का अगर जो 351 बटे 400 निकालते हैं तो ये आपका क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। ये आपका सीपी पर प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, अब समझिए 17% का प्रॉफिट, यानी 100 में 17 रुपये में वो अधिक कमाएगा। तो देखिएगा अगर जो कभी भी आप सीपी का 117 बटे 100 निकालते हैं तो ये भी विक्रय मूल्य होगा, ये भी विक्रय मूल्य। बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्लियर हो रहा है एकदम। आप पीछे का वीडियो जाके देख लीजिए, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक जरूर दे देंगे। 17% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 17 बटे 100 यानी 100 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा, और 17 लाभ कमाएगा यानी 117 बेचेगा। तो सीपी का 117 बटे 100 निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा, डाउट क्लियर हुआ। सीपी का 117 बटे 100 निकालेंगे, क्लियर हुआ। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 351 ये काट देंगे 117 से, 3 बार कट गया। अब देखिए एमपी बटे क्या हो गया सीपी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 बटे क्या हो गया 3 नीचे आएगा। देखिए कि कितना अधिक है, 1 अधिक है, क्लियर हुआ। और 1 बराबर क्या दिया है 600 रुपया अधिक किया था, यहाँ 1 रुपया अधिक है, तो 1 बराबर 600, 3 बराबर 1800, 6 बराबर 2400। देखिए अंकित मूल्य भी निकल जाएगा और आपका क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। इस प्रश्न को देखिएगा आप कैसे इतना आसानी से लगा सकते हैं। जब आपको बताएं कि चीज़ों को एकदम याद रखिए, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, कैसे भी प्रश्न आए आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और समझाते हैं आपको। 12.25% का भिन्न कितना हुआ 49 बटे 400, 17% का भिन्न हो गया 17 बटे 100। इसका मतलब हुआ कि ये 400 में 49 रुपये छोड़ रहा, 351 रुपये में बेच रहा है। तो 300 एमपी का 351 बटे 400 विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो गया। सीपी का यानी 100 सीपी है तो 17 प्रॉफिट है, 117 बटे 100 उसको अगर जो प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो ये आपका आ जाएगा सीपी का 117 बटे 100 सेलिंग प्राइस। तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस बराबर हुआ 17 या 351, और 2 जीरो से 2 जीरो 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, सीपी इधर हो गया। देखिए एमपी 4 सीपी 3, एक अधिक, तो 1 बराबर 600 अधिक किया, तो 6 3 1800, 6 चौके 24, एमपी भी निकल गया सीपी। आइए अगला देखिए, 5वां प्रश्न क्या है, बट्टा का लिख रहा कि एक व्यापारी 950 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पुराना कूलर खरीदता है तथा इस पर 10% का एक बट्टा प्राप्त करता है। फिर कह रहा है वह इसकी मरम्मत पर 45 रुपया व्यय करता है। तो यदि वह कूलर पर 25% का, या वह कूलर
यदि वह कूलर 25% के लाभ पर बेचे तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम आसान प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है, आप एकदम बेस तैयार है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए 950 रुपये अंकित मूल्य वाला कूलर खरीदता है, लेकिन उस पर 10% का बट्टा भी प्राप्त करता है, ये आपको पता है। तो अब बताइए कि जब 950 रुपया है, 10% बट्टा प्राप्त करता है, तो 90% पे तो खरीदा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। 9 पचे 45 का हो गया 5 और बचा कितना 4। 9 9 81 और 4 हो गया 85। क्लियर हुआ, ये आपका आ गया। यानी वो जो व्यापारी है 950 रुपये अंकित मूल्य वाला जो कूलर है वो 10% बट्टा प्राप्त करके 855 रुपये में खरीद लिया, लेकिन 45 रुपया उसने व्यय करता है उस पे एक मरम्मत पे, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया टोटल 900 रुपये। यानी वो 900 रुपये में खरीदा और अब वो चाह रहा है कि इस पे 25% का प्रॉफिट लेना। तो ये बताओ, जब 900 रुपये में खरीद कर लाया है, 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो प्रॉफिट क्रय मूल्य का डायरेक्ट। अब ये व्यापारी के लिए, समझ में आ रहा ना, ये व्यापारी के लिए क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य का 125% निकाल लेंगे तो ये इसका आ जाएगा। देखिए 9 पचे 45 का 5 बचा 4, 9 दूना 18, 4 22 का हो गया 2, फिर 2 बचेगा, 9 एकन्ने 9 2 11, यानी 1125 रुपये में बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट कमाएगा। प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे कर दिए, कोई दम नहीं है इसमें, कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेस एकदम तैयार होना चाहिए। और बेस तैयार नहीं होगा तो आप ये सब चीज़ें करने में टाइम लगाएंगे, तो इसीलिए प्रश्न नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको बेस नहीं तैयार होता है तो आपको ये नहीं पता चलता हमको करना क्या है, इसमें किसका क्या निकालें कि वो चीज़ें आपको निकल कर आ जाए, यही नहीं पता चलता। तो इसीलिए जब बेस तैयार होगा और किसका क्या करना होता, अगर जो आप तैयार रखते हैं तो गारंटी है किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।